अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ महविश हकीम शहजाद। आज की जो हमारी सेकंड वीडियो है दैट इज़ अबाउट एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स इन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट बेसिकली इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ टुगेदर कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट, राइट। सो हमने पिछले वीडियो में देखा कि इस खित्ते के अंदर जहाँ पाकिस्तान है यहाँ पर कौन सी सिविलाइजेशन मौजूद थी, ठीक है। हमने उनके बारे में पढ़ा ब्रीफली। अब हम देखेंगे कि मुसलमानों का इस खित्ते में किस तरह से अराइवल हुआ, कैसे उनका एडवेंट हुआ, ओरिजिन हुआ या अराइवल हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी जो ये हिस्ट्री होगी, ये इसके अंदर हम डिफरेंट डायनेस्टीज़ को पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पे मुसलमान आए और उसके बाद किस तरह से जो है वो मुस्लिम डायनेस्टीज़ जो हैं वो यहाँ पर इस्टेब्लिश होती हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ट्रेडिंग रिलेशंस या फर्स्ट इंटरैक्शन। Arabs and people from the subcontinent had been trading with each other even before Islam became popular in Arabia. देखिए मुसलमानों का यहाँ पर आना कैसे शुरू हुआ, इसको हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग रिलेशन से, ठीक है। बताया ये जाता है हिस्ट्री के अंदर कि इस्लाम के भी आने से पहले सऊदी अरेबिया में वहाँ के जो लोग थे, अरब्स जो थे, उनके ट्रेडिंग रिलेशंस हुआ करते थे विद दी सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट के साथ उन वहाँ के अरब ट्रेडर्स के जो है वो ट्रेडिंग रिलेशंस हुआ करते थे, ठीक है। द सदर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज लाइक अ ब्रिज कनेक्टिंग साउथ ईस्ट एशिया एंड दी अरब कंट्रीज। ये बेसिकली ये आप देख सकते हैं दैट इज द सदर्न कोस्ट। ये जो बेसिकली एरिया है इसको कहा जाता है इट वाज लाइक अ ब्रिज बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया एंड दी अरब कंट्रीज। आप ये देख सकते हैं इस मैप के अंदर, ये आपका पूरा ये सब कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर ये देखेंगे ये सऊदी अरेबिया है। अब यहाँ से बेसिकली ये इन कोस्टल एरिया के ज़रिए जो है ये बेसिकली अरब्स के और ये इस खित्ते के जो लोग थे इनके आपस में क्या हुआ करते थे, ट्रेडिंग रिलेशंस थे इवन बिफोर इस्लाम। अब क्या हुआ कि जब सऊदी अरेबिया में इस्लाम आ गया, वहाँ पे लोग मुसलमान हुए, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं दे आर मुस्लिम एंड दे आर स्टिल डूइंग ट्रेडिंग विद दी पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब जब इन ट्रेडर्स ने सऊदी अरेबिया से इस तरफ आना शुरू किया तो ये फिर अपने साथ एक नया रिलीजन भी इस साउथ एशिया के अंदर उन्होंने लाना शुरू किया। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जो लोकल इंडियंस थे जो ये इन इस कोस्टल एरिया में बेसिकली रहते थे, दे वर ऑल्सो बिकम मुस्लिम्स, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर इस्लाम की बेसिकली शुरुआत होती है कि पहले जो ये जो पूरा खिता है सब कॉन्टिनेंट, इसके जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो लोकल इंडियंस थे उन्होंने इस्लाम को कबूल करना शुरू किया, ठीक है। लेटर ऑन जो है कुछ मुस्लिम लीडर्स थे जिन्होंने बलूचिस्तान के अंदर कुछ एरियाज़ को जो है उन्होंने कैप्चर किया था, ठीक है। जिसमें एक मुस्लिम लीडर है, उनका नाम है सुहेल इब्ने अदी, जिन्होंने बलूचिस्तान का कुछ एरिया कैप्चर किया था इन 644। इट वाज ड्यूरिंग दी उमैयद कैलिफेट कि ये इंसिडेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 664 में बताया जाता है एक लीडर हैं, मुस्लिम लीडर हैं अल मुहल्लिब इब्ने अबी सुफरा, जो बेसिकली मुल्तान की तरफ सफ़र करते हैं। दिस एक्सपीडिशन वाज जस्ट टू एक्सप्लोर द एरिया, द पर्पज वाज नॉट टू कनकर दिस लैंड, ठीक है। तो जो है एक्सपीडिशंस जो है वो बहुत पहले से हो रही हैं, जैसे हम अक्सर पढ़ते हैं कि 712 से जो है वो यहाँ पर इस्लाम का स्टार्ट होता है, बल्कि ऐसा नहीं, उससे पहले भी बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स ने यहाँ पर एक्सपीडिशंस की हैं, बट द पर्पज वाज नॉट टू कनकर दैट लैंड, ऑलराइट। It is very important to understand when the real attempts to conquer Sindh has been started, right? तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो इसी हवाले से है। द रियल अटेम्प्ट्स टू कनकर सिंध बिगेन व्हेन अरब ट्रेड इन द इंडियन ओशन वाज अंडर थ्रेट। हमने पढ़ा पीछे कि अरब्स के और जो पीपल इन दी सब कॉन्टिनेंट दे वर हैविंग ट्रेडिंग रिलेशंस, राइट। अब ये जो ट्रेड रिलेशंस थे, ये जो ट्रेड थी, अरब ट्रेड थी, इट वाज अंडर थ्रेट ड्यू टू सम पायरेट्स ऑन द कोस्टल एरियाज। अब उस वक्त जो है ये बेसिकली ये पूरा आप देख सकते हैं, दिस इज़ दी कैलिफेट, दिस इज़ दी उमैयद कैलिफेट। अब ये जो उमैयद कैलिफ है यहाँ पर, और ये बेसिकली ये सिंध का इलाका है। यहाँ पर इस वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक जो है यहाँ पे कैलिफ हैं, और वो बेसिकली जो इनके जो ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं इराक़ के, वहाँ पर वो एक गवर्नर अपॉइंट करते हैं और उसका नाम है हजाज बिन यूसुफ, राइट। हजाज बिन यूसुफ जो है ये बेसिकली ये इराक़ का जो एरिया है ये बेसिकली ये देख रहे हैं,
अंडर दी उमैयद कैलिफ, ठीक है। अब इस वक्त जो सिंध के अंदर जो हैं वो बेसिकली राजा दाहिर हैं। राजा दाहिर इज़ बेसिकली वेरी इनफेमस अमंग हिज लोकल पीपल एंड ही वॉज नॉट लाइक बाय हिज पीपल, राइट, ठीक है। अब ये जो दाहिर थे, राजा दाहिर थे, ये बेसिकली वो जो पायरेट्स वगैरह थे जो अटैक करते थे और रॉब कर रहे थे, जो शिप्स वगैरह हैं, ट्रेड वगैरह को जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। इन पायरेट्स को जो है वो दाहिर की प्रोटेक्शन थी, ठीक है। स्पेशली ये जो दीबल का एरिया है, ये यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हैं, दिस इज़ द प्लेस दीबल, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ से जो है वो सारी जो है वो ट्रेड बेसिकली हो रही है अरब्स के और यहाँ के जो लोकल पीपल हैं साउथ एशिया के, यहाँ के आपस में, ठीक है। अब एक ऐसा वाक़या होता है जिसमें क्या होता है कि कुछ मुस्लिम ट्रेडर्स की डेथ हो जाती है इन पायरेट्स के अटैक की वजह से। ये बेसिकली जो मुस्लिम ट्रेडर्स होते हैं जिनकी डेथ होती हैं, दे वर फ्रॉम दिस एरिया सेलोन। सेलोन इज़ बेसिकली अ प्रेजेंट डे श्रीलंका। अब सेलोन का जो रूलर होता है वो क्या करता है, उन ग्रीविंग फैमिलीज़ की जिनकी डेथ होती है, ठीक है, उनके जो बच्चे वगैरह होते हैं या जो विडोज़ वगैरह होती हैं, उनको जो है वो क्या करते हैं, बगदाद भेज देते हैं बाय सी, ठीक है। अब होता क्या है कि ये फैमिलीज़ जब जा रही हैं बगदाद, ठीक है, जहाँ का रूलर जो है हज्जाज बिन यूसुफ है, राइट, ये इराक की ही बात हो रही है। तो ये जो सिंधी पायरेट्स होते हैं ये बेसिकली इन फैमिलीज़ को भी लूट लेते हैं, ठीक है, और इन फैमिलीज़ को वो क्या करते हैं, प्रिजनर्स बना लेते हैं ये पायरेट्स अपने पास, ठीक है। अब हजाज के पास जब ये न्यूज़ जाती है तो हजाज डिमांडेड द रिलीज ऑफ फैमिलीज एंड पायरेट्स बी पनिश्ड। हजाज जो है वो राजा दाहिर से ये क्लेम करते हैं कि आप इन फैमिलीज़ को रिलीज़ करवाएं इन पायरेट्स से, एंड प्लस जो ये पायरेट्स हैं इनको भी आप पनिश करें, ठीक है। अब राजा दाहिर जो थे उसने इस इवेंट के ऊपर इतनी अटेंशन ही नहीं पे की, राइट, और इवन ही रिफ्यूज टू पनिश द पायरेट्स। तो फाइनली क्या होता है कि हजाज ने डिसाइड किया टू लॉन्च अ लार्ज स्केल अटैक अगेंस्ट दाहिर, राइट। पहले तो जो है वो हजाज जो थे उन्होंने 2 एक्सपीडिशंस भी की हैं टू रेस्क्यू द मुस्लिम फैमिलीज, बट ही फेल्ड। फाइनली हजाज डिसाइडेड टू लॉन्च अ लार्ज स्केल अटैक अगेंस्ट दाहिर एज अ रिजल्ट ऑफ दीज इवेंट्स। यहाँ से अब हमारी मोहम्मद बिन कासिम की स्टोरी स्टार्ट होती है। अब जो हजाज बिन यूसुफ थे, जो रूलर थे बगदाद के, उन्होंने 711 को एक तकरीबन 6000 के करीब सोल्जर्स जो है उनको जो है वो सिंध की तरफ भेजा, एंड अ कारवान ऑफ 3000 कैमल टू कैरी देयर सप्लाईज। दिस ग्रुप लेड बाय मोहम्मद बिन कासिम। ये जो ग्रुप था तकरीबन 6000 के करीब सोल्जर्स का, इसको लीड कर रहे थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम at that time was just 17 years old and he was Hajjaj nephew and son-in-law as well. साथ ही साथ ये कुछ स्पेशल वेपन्स भी अपने साथ लेके गए थे, लाइक कैटापुल्ट। व्हाट इज कैटापुल्ट? कैटापुल्ट बेसिकली यूज़ किया जाता है टू थ्रो लार्ज स्टोन्स एट अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड एटलीस्ट 500 men required to operate it, ठीक है। तो इस तरह के वेपन्स भी वो अपने साथ लेके गए, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम was joined by the local people as well as the ruler of मकरान। मकरान is basically the area in बलूचिस्तान। हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि बलूचिस्तान का कुछ एरिया जो है वो उस वक्त अराउंड 644 और 664 आई गेस कि कुछ मुस्लिम लीडर्स जो है वो बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। एंड मकरान वाज वन ऑफ द एरिया एट दैट टाइम, राइट। तो मकरान का जो रूलर था और कुछ लोकल पीपल जो थे सिंध के, वो सब मोहम्मद बिन कासिम को इस एक्सपीडिशन में ज्वाइन कर लेते हैं बिकॉज दे वर टायर्ड ऑफ दाहिर एट्रोसिटीज़, राइट। मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट टेक कंट्रोल ऑफ दीबल। ये आप देख सकते हैं मैप के अंदर, दिस इज़ द एरिया ऑफ दीबल अराउंड द कोस्ट। सबसे पहले वो दीबल पे कंट्रोल करते हैं एंड फ्रॉम हियर दीबल बिकेम द फर्स्ट परमानेंट मुस्लिम प्रेजेंस इन दी सब कॉन्टिनेंट। फिर दीबल के बाद दे वेंट टूवर्ड्स निरोन। निरोन इज़ बेसिकली प्रेजेंट डे हैदराबाद। निरोन को जो है वो कनकर करने के बाद जो है वो जो राजा दाहिर थे, ही डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट दी अरब फोर्सेस एट रोर। रोर इज़ द एरिया इन सिंध एज वेल। ये आप इस मैप में देख सकते हैं, दिस इज़ दी रोर एरिया। यहाँ पर जो है वो राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान एक बहुत ही फियर्स बैटल होती है एंड एट दी एंड दाहिर वाज ओवरपावर्ड एंड किल्ड इन 712, ठीक है। अब यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम के कंट्रोल में जो है ये सिंध का इलाका आ चुका है,
ठीक है। अब यहाँ से रोर से जी जो है दी अरब फोर्सेस कैप्चर दी अदर एरियाज एज वेल, लाइक एलोर इज वन ऑफ द एरिया एंड उच फोर्ट्रेस इज ऑल्सो लोकेटेड बाय द रावी रिवर वाज आल्सो कंकर्ड बाय द मोहम्मद बिन कासिम ऑन द वे। और फिर उसके बाद जो है ये यहाँ से होते हुए, ये दीबल से होते हुए रोर, और फिर यहाँ से ये पंजाब की तरफ मुल्तान में जाते हैं। मुल्तान के अंदर जो है वो जो हिंदू रूलर थे यहाँ पे, वो तकरीबन 2 महीने तक तो वो रेजिस्ट करते हैं मोहम्मद बिन कासिम को, बट इवेंचुअली मुस्लिम मुस्लिम फोर्सेस डिफीटेड द हिंदूज एंड टुक कंट्रोल ऑफ द सिटी। अच्छा, बिफोर ऑल ऑफ दिस मोहम्मद बिन कासिम ने जो है ये जो ब्राह्मणाबाद का जो ये एरिया है, ही ऑलरेडी कैप्चर्ड दैट एरिया एंड फ्यू अदर टाउन्स एज वेल इन द सिंध। ठीक है, तो अब ये सारा एरिया जो है वो किसके कंट्रोल में आ गया है? मोहम्मद बिन कासिम के कंट्रोल में आ गया है। मोहम्मद बिन कासिम had plans to move forward, but actually he was called back by new caliph Suleiman bin Abdul Malik, और फिर उसके बाद unfortunately he passed away at the age of 20। अब हम थोड़ा सा जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के टेन्योर के ऊपर देख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की जो ये विक्ट्री है, it was marked as an important event in Islamic history because it led to the establishment of a self-governing Muslim state in India connected to the Umayyads and later Abbasid। अब मोहम्मद बिन कासिम के इस एरिया को फ़तह करने के बाद जो है वो इसको जो रूल किया जा रहा था वो बेसिकली अरब से ही इसको रूल किया जाता था, जो उमैयद रूलर्स थे, और फिर बाद में अब्बासिद आए, तो अब्बासिद जो कैलिफेट था वो भी जो है वो उनको इस एरिया को, ये जो साउथ एशिया का जो ये एरिया है, इसको जो है वो बेसिकली अरब्स रूल कर रहे थे इनडायरेक्टली, ठीक है, बाय सिटिंग इन दी अरब्स एट दैट टाइम। और इनकी जो अथॉरिटी थी इन अरब्स की, उस सदर्न और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान में हुआ करती थी। दिस इज़ द बेसिकली सदर्न पार्ट एंड दैट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इस पीरियड में होता क्या है कि अरबिक को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है यहाँ का, और जो पोर्ट ऑफ दीबल है, हमने पीछे मैप में देखा, बिकेम द प्रॉस्परस सेंटर ऑफ कॉमर्स एट दैट टाइम। और क्या होता है, साथ साथ द लोकल्स वर फाइनली रिलीव बिकॉज मोहम्मद बिन कासिम was considered as a messiah for the local because they were tired of Raja Dahir, right? People were given the freedom to practice their religion। लोगों को फ्रीडम दिया गया कि वो अपनी मर्जी का रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। All taxes except jizya was abolished in the region। सारे टैक्सेस जो है वो अबॉलिश कर दिए गए थे सिर्फ जिजिया के अलावा। रिजल्टेंटली क्या होता है, जस्ट पॉलिसीज़ की वजह से बाय द मुस्लिम रूलर्स, जो लोकल पीपल होते हैं, दे एम्ब्रेस्ड इस्लाम मोर एंड मोर एंड सिंध बिकेम अ हब ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, क्योंकि यहाँ पर मॉस्क हो गई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है यहाँ पर बिल्ड किए जाते हैं। यहाँ से डिफरेंट स्कॉलर्स, राइटर्स और पोइट्स वगैरह इस रीजन से इमर्ज होते हैं और वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, ठीक है। और जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है वो इंडियन साइंसेस से लर्न करती है बिकॉज मैनी ऑफ दी संस्कृत books of that area has been translated into Arabic and vice versa। This was all about Muhammad bin Qasim। It is one of the very important slide। It's very important to note that Muhammad bin Qasim rule was relatively short lived। हमें ये बात मालूम है कि मोहम्मद बिन कासिम का जो रूल था सिंध के अंदर, दैट वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड, बट सिंध रिमेन्ड एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द उमैयद एंड द अब्बासिद कैलिफेट फॉर अराउंड 200 ईयर्स। कि मोहम्मद बिन कासिम तो यहाँ से चले गए थे बहुत जल्दी ही, लेकिन जो सिंध था वो उमैयद और फिर लेटर अब्बासिद कैलिफेट जो है वो उनका एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट था और वो उसको रूल कर रहे थे बाय सिटिंग इन दी अरब। Muhammad bin Qasim conquest was followed by the establishment of the Umayyad Caliphate's authority in Sindh, but the direct Arab rule in the Indian subcontinent did not extend beyond Sindh for an extended period। मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो है उमैयद कैलिफेट ने अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश की थी सिंध के अंदर, लेकिन जो है उनकी जो रीच थी, उनका जो रूल था वो बियॉन्ड सिंध जो है वो एक्सटेंड नहीं हुआ था, ठीक है। Arab rule in Sindh was followed by the emergence of indigenous Muslim rulers and dynasties such as the Ghaznavids, Ghorids and eventually the Delhi Sultanate। अच्छा, अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है
हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध को फतह करते हैं और उसके बाद अरब्स जो है वो इसको रूल करते हैं, इस इलाके को। लेकिन अरब्स जो है वो इसको डायरेक्टली रूल नहीं करते, देवर सिटिंग इन दी अरब्स, और वहाँ से वो इस इलाके को कंट्रोल कर रहे थे। फिर यहाँ के जो इंडिजिनस मुस्लिम रूलर्स थे और डायनेस्टीज़ थी वो यहाँ पे इमर्ज होती हैं, और फिर वो फर्दर आगे जो है वो इस इलाके को रूल करती हैं, जिसमें गजनवी एम्पायर है, जिसमें गौरी एम्पायर है, और फिर इवेंचुअली दिल्ली सल्तनत यहाँ पे कायम होती है। तो हम अब आगे उसके हवाले से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे गजनविद डायनेस्टी। 200 साल की अरब की हुकूमत के बाद हम देखते हैं कि यहाँ की जो इंडिजिनस मुस्लिम हैं वो यहाँ पे इमर्ज हो रहे हैं, और अब वो जो है वो इस इलाके को आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गजनविद डायनेस्टी के बारे में, ठीक है, और किस तरह से गजनी का राइज होता है और किस तरह अब्तगीन और सुबक्तगीन जो है वो यहाँ के रूलर बनते हैं। अब्तगीन बेसिकली एक टर्किश स्लेव थे। अब जो अब्दुल मलिक थे उन्होंने क्या किया कि अब्तगीन नाम का एक टर्किश स्लेव था, उसको खुरासान के इलाके का जो है वो गवर्नर बना दिया इसने। अब्दुल मलिक बेसिकली ही वाज अ कैलिफ, तो उसने क्या किया, खुरासान का जो गवर्नर है वो अब्तगीन को बना दिया। अब खुरासान बेसिकली, ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये खुरासान जो है वो बेसिकली अफ़गानिस्तान के अंदर का कुछ इलाका है, और कुछ ये पाकिस्तान का भी हिस्सा कवर करता है, और कुछ ये ईरान का भी हिस्सा कवर करता है, और सम ऑफ दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर आल्सो अंडर दी स्टेट ऑफ खुरासान। तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्ड प्रोविंस इन दिस रीजन। एंड खुरासान जो है उसका गवर्नर अब बन जाता है अब्तगीन। लेकिन जब अब्दुल मलिक की डेथ हो जाती है तो अब्तगीन जो है वो एक स्लेव होता है, तो उसकी जो पोजीशन होती है वो काफ़ी वीक पड़ जाती है, और उसको कहा जाता है कि वो यहाँ से चले जाएं, ठीक है। लेकिन अब्तगीन डिड नॉट गिव अप, अब्तगीन ने गिव अप नहीं किया, एंड कैप्चर द स्मॉल एरिया इन अफगानिस्तान एंड मेड अ न्यू सिटी कॉल्ड गजनी। लेकिन अब्तगीन जो है वो यहाँ से नहीं जाते, और वो क्या करते हैं, अफगानिस्तान के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं गजनी एक सिटी का नाम है, और वो क्या करते हैं, इस सिटी को कैप्चर कर लेते हैं, और यहाँ पे अब्तगीन जो है वो अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अब्तगीन की डेथ हो जाती है, और उसके बाद जो उसका सन इन लॉ है सुबुक्तगीन, वो यहाँ के रूलर बन जाते हैं। एंड अंडर हिज रूल गजनी बिकेम वेरी पावरफुल पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली। गजनी बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी इन द रीजन। अब सुबुक्तगीन ने जो है वो काफ़ी काम किया अपने टाइम में, और उसने गजनी को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी बना दिया इस पूरे रीजन का। यहाँ हम थोड़ा सा राजा जयपाल को देख लेते हैं कि इनका क्या रोल था ड्यूरिंग गजनविद एम्पायर। अब हम देख रहे हैं कि सुबुक्तगीन जो है वो रूल कर रहे हैं इस रीजन में, और राजा जयपाल हैं वो बेसिकली एक हिंदू रूलर हैं, और वो गजनविद एम्पायर के साथ जो है वो एक छोटी सी उनकी शाही डायनेस्टी के नाम से जो है ये रूल कर रहे होते हैं। आप ये मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे ये गजनविद एम्पायर है, और ये जो है वो शाही डायनेस्टी है। ये बेसिकली थोड़ा सा अफ़गानिस्तान का हिस्सा है और थोड़ा सा पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ पर जो है वो राजा जयपाल जो है वो रूल कर रहे होते हैं। नाउ राजा जयपाल was actually worried about the growing strength of his neighbors, okay, and he decided to attack Ghazni. But what happened, he lost the battle. Then he once again attacked the Ghaznavid empire, and he again lost the battle, and even lost some of the territories as well, like Peshawar. अब सुबुक्तगीन की डेथ हो जाती है, एंड उसके बेटे महमूद गजनवी जो हैं वो रूलर बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड ही प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेंडिंग द गजनविद एम्पायर। अब राजा जयपाल सॉ एन अपॉर्चुनिटी एंड डिसाइडेड टू अटैक महमूद गजनवी। इस दफ़ा जो है वो कोई तकरीबन 12,000 के करीब जो है वो हॉर्स सोल्जर्स और 30,000 फुट सोल्जर्स एंड 300 एलिफेंट के साथ जो है ये अटैक करते हैं। इस वक्त महमूद गजनवी basically is busy in making plans to attack Central Asia. He was actually interested in the Central Asian region, लेकिन राजा जयपाल के इस हमले के बारे में सुनकर ही डाइवर्टेड हिज अटेंशन टूवर्ड्स साउथ एशिया। हाउएवर राजा जयपाल इस बैटल में भी हार जाते हैं, एंड दिस वाज द बिगनिंग ऑफ अटैक्स बाय द महमूद गजनवी इन दिस रीजन। इसके बाद महमूद ने कुछ 17 के करीब अटैक्स किए हैं इस रीजन में, और महमूद गजनवी इस तरह पूरे पंजाब का एरिया जो है वो क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास सोमनाथ अटैक। अब देखिए राजा जयपाल को इतनी दफ़ा जो है वो बेसिकली उसको डिफीट हो जाती है। अभी
भी जो है ये हिंदू रूलर्स जो होते हैं ये खामोश नहीं बैठते हैं, एंड दे वर प्लानिंग अगेंस्ट महमूद इन द टेम्पल ऑफ सोमनाथ विच इज़ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल सेंटर देन अ टेम्पल। महमूद गजनवी जो है डायरेक्टली सोमनाथ पे ही अटैक करते हैं। जो भी हिंदू राजाओं के प्लान्स होते हैं दे वर ऑल क्रश डाउन विद दिस अटैक। महमूद अपने लास्ट ईयर्स जो है वो गज़नी में ही स्पेंड करते हैं और गज़नी के ही अफेयर्स के साथ डील करते हैं। महमूद की डेथ के बाद गज़नी एम्पायर जो है वो बहुत वीक हो जाता है और जो सक्सेसर्स होते हैं गज़नविद एम्पायर के वो अपना बेसिकली हेडक्वार्टर भी शिफ्ट कर देते हैं गज़नी से पंजाब की तरफ, लेकिन वो यहाँ पे इतने सक्सेसफुल नहीं होते। उस वक्त एक और डायनेस्टी जो है वो इमर्ज होती है यहाँ से और वो होती है गौरी डायनेस्टी। अब हम कुछ सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं गज़नविद एरा के। सबसे पहली बात तो ये कि मुसलमानों ने पहली दफ़ा नॉर्दर्न पंजाब में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, ठीक है। सेकंड, ऑफिशियल लैंग्वेज जो अरबिक होती है वो पर्शियन कर दी जाती है और फिर इसी दौरान जो है वो बेसिकली उर्दू जो है वो इमर्ज होती है यहाँ, विच इज़ अ मिक्स ऑफ अरबिक, पर्शियन एंड सम लोकल वर्ड्स एज वेल। अब मुसलमानों ने उर्दू में बोलना और लिखना स्टार्ट कर दिया है और लाहौर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोविंस बन गया है इन दैट एरा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे गौरी डायनेस्टी को। देखिए हमने पढ़ा मुसलमान इंडिया में आते हैं विद द कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। लेटर जो है महमूद गजनवी क्या करते हैं वो पंजाब के एरिया को इनेक्स करते हैं। हावेवर द एक्चुअल क्रेडिट फॉर इस्टेब्लिशिंग मुस्लिम रूल इन द रीजन गोज़ टू शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है वो यहाँ पे एक्चुअली एक मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश करते हैं अपना, एंड ही वाज वेरी एम्बिशियस इन इन द एरिया ऑफ साउथ एशिया। तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। गौरी जो थे उनकी जो है वो एक बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है कॉन्फ्लिक्ट्स की विद दी गजनविद्स, ठीक है। जब हमने देखा कि जो गजनवी एम्पायर है वो वीक पड़ने लग गया तो उसके बाद जो गौरी जो डायनेस्टी थी वो इस रीजन के अंदर इमर्ज होने लगी। और फिर 1173 में गियासुद्दीन मोहम्मद बिन सैम द रूलर ऑफ गौर कैप्चर्ड गजनी। ये गौर जो है वो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर ही एक प्रोविंस है जहाँ पर ये गौरी डायनेस्टी रूल कर रही थी, ठीक है। जब गजनवी कमज़ोर पड़ गए तो उन्होंने क्या किया, गौरीज़ ने क्या किया कि इन्होंने गजनी पे अटैक कर दिया और फिर गजनी का इलाका इन्होंने कैप्चर कर लिया और इस तरह से फिर गौरीस का जो है रूल इस्टेब्लिश हो जाता है इस रीजन के अंदर, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, बेसिकली ये गजनी का जो इलाका होता है ये अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को दे देते हैं एंड ही प्लेड द एक्चुअल रोल इन दिस रीजन, ठीक है। सबसे पहले तो ये अपना मुस्लिम स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं नॉर्दर्न इंडिया ये वाला इलाका है आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो अपना रूल इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। After assuming control of Ghazni, now he is preparing to control more territories of this region. तो फिर 1175 में जो है ये बेसिकली पहला अपना इन्वेजन करते हैं थ्रू गोमाल पास और ये मुल्तान और उच्च का जो इलाका होता है इसको जो है ये कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लेटर जो है ये क्या करते हैं कि ये खैबर पास के थ्रू जो है ये इंटर होते हैं और ये जितनी भी गजनवी टेरिटरीज होती हैं ये उनको टारगेट करते हैं और जो है इन 1179 ही मैनेज टू कैप्चर पेशावर और फिर 1185 में ये सियालकोट का भी एरिया कैप्चर कर लेते हैं और फिर फाइनली इन 1186 जो है ये लाहौर का एरिया जो है कैप्चर कर लेते हैं। आफ्टर गेनिंग कंट्रोल ऑफ द गजनविद रीजन ऑफ पंजाब गौरी डिसाइडेड टू कन्फ्रंट द हिंदू राजपूत्स, ठीक है। तो फिर इन 1191 ये क्या करते हैं कि ही कंकर्ड भटिंडा विच बिलोंग टू दी चौहान क्लेन। अब गौरीज को जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो राजपूत जो होते हैं उनकी तरफ से जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिर 1192 को एक बहुत ही फियर्स बैटल होती है, बैटल ऑफ टेरेन हम इसे कहते हैं। ये बेसिकली होती है बिटवीन पृथ्वीराज एंड गौरी। इस बैटल में बेसिकली क्या होता है कि द राजपूत्स वर डिफीटेड एंड पृथ्वीराज वाज किल्ड एंड दिस विक्ट्री ओपन द डोर फॉर फर्दर कन्क्वेस्ट बाय गौरी। द मुस्लिम डिफीटेड मैनी राजपूत क्लेम्स। अब क्या होता है कि बदौन और अवध का जो इलाका है वो भी इनके कब्जे में आ जाता है एंड कनौज और बनारस ये सारे इलाके जो है वो बेसिकली इनके कब्जे में आ जाते हैं और 1195 में फिर ये ग्वालियर और बयाना का जो इलाका होता है ये भी इनके कब्जे में आ जाता है। फिर क्या होता है कि इन 1196 को गौरीज मोस्ट ट्रस्टेड कमांडर
कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो क्या करते हैं, दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। अब दिल्ली को कैप्चर करने के बाद ये सारा जो इलाका होता है ये गौरी के कब्जे में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सारा गौरीस का रूल है। ठीक है, गौरी क्या करते हैं, गौरी जो है वो बेसिकली वापस गजनी चले जाते हैं और ये जो दिल्ली का जो इलाका होता है यहाँ पे वो कुतुबुद्दीन ऐबक को एज अ रिप्रेजेंटेटिव इस रीजन के अंदर जो है वो मुंतखब कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर स्लाइड है दैट इज स्लेव या ममलूक डायनेस्टी। ममलूक का बेसिकली मतलब स्लेव है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ गौरी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ही हैज़ नो बायोलॉजिकल सन। तो ये क्या करते थे, जो भी टैलेंटेड स्लेव्स होते थे उनको परचेज कर लेते थे और उनको जो की पोजीशंस होती थी इस रीजन में वो दे देते थे। ठीक है, एंड ही रेज दोज स्लेव्स एज देयर ओन सन। तो इट वॉज क्वाइट एविडेंट कि मोहम्मद गौरी के बाद यहाँ जो भी रूल करेंगे वो उनके स्लेव्स ही होंगे, क्योंकि बहुत सी जो की एरियाज़ थे वहाँ पे जो गवर्नर जो थे वो गौरी के स्लेव्स ही हुआ करते थे। जैसे दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक थे, बंगाल में खिलजीज आ गए थे, इसी तरह गजनी, लाहौर, असम, इन सब इलाकों में जो थे वो गौरी के स्लेव्स जो है वो बेसिकली रूल कर रहे थे। तो गौरी ने क्या किया था, एक स्मॉल स्टेट गजनी से स्टार्ट किया था और फिर गजनविद एम्पायर की सारी टेरिटरीज अलॉन्ग विद पूरा नॉर्दर्न इंडिया जो है और बंगाल तक जो है वो गौरी के अंडर आ जाता है। ठीक है, और ये सारे जो हैं बेसिकली स्लेव्स थे जो गौरी के बाद जो है वो रूल करते हैं। नाउ इन 1206 जो है गौरी डाइड एंड आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक, he was one of the slave of Gauri and he announced himself as the ruler of Delhi. Now we study about the Qutbuddin Aibak. He basically laid the foundation of Delhi Sultanate, but remember the real credit goes to Muhammad Gauri. He led his slave to rule this area. सबसे पहले he moved his capital from Ghazni to Lahore and then Lahore to Delhi. हमने देखा कि पहले गजनी जो था वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी था इन द एंटायर रीजन. नाउ ऑनवर्ड्स वी सी दिल्ली एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी इन द रीजन सिंस नाउ द रियल रूल विल स्टार्ट इन द रीजन. ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू गवर्न साउथ एशिया फ्रॉम द रीजन इटसेल्फ. पहले हमने देखा कि गजनी से रूल जो है वो इस रीजन में हो रहा है और इससे पहले हमने देखा कि अरबों ने रूल किया है. ठीक है, अब इसी रीजन के अंदर ही इस रीजन को रूल किया जाएगा. ऐबक का जो रूल था इट वाज शॉर्ट लिव्ड, ओनली 4 years. इनके बाद जो इनके बेटे थे आराम शाह, ही बिकेम द रूलर हियर बट ही प्रूव टू बी वेरी इनकेपेबल. फिर जो नोबेल्स थे उन्होंने क्या किया कि अल्तुतमिश जो है वो सन इन लॉ थे ऐबक के, उसको इनवाइट किया कि वो इसको रूल करें इस एरिया को. अल्तुतमिश जो है उसने इस एरिया को रूल किया फॉर अप्रॉक्सीमेटली 26 years एंड ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एस्टैब्लिशिंग द सल्तनत ऑफ दिल्ली ऑन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिकॉज ही वॉज वेरी स्किल्ड सोल्जर एंड एक्सेप्शनल लीडर. इस दौरान जो है वो चंगेज़ खान भी इस एरिया को अप्रोच करते हैं बट अल्तुतमिश की डिप्लोमेटिक स्किल्स और मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो प्रिवेंट करती है उनको इंडिया के अंदर इंटर होने से. अल्तुतमिश की डेथ के बाद जो है वो एक वॉर ऑफ सक्सेशन जो है वो हम देखते हैं कि स्टार्ट हो जाती है इनके बच्चों के दरमियान. और रज़िया सुल्ताना जो होती हैं बिकेम द इम्प्रेस ऑफ मुस्लिम रूल इन साउथ एशिया इन 1236 and she was considered as the first female ruler in the region. फिर obviously being a woman she was not liked by the Turkish nobles and they replaced her with her brother Behram as the sultan. Finally जो सबसे youngest son होते हैं अल्तुतमिश के that is Nasiruddin Mahmud, he became the sultan. नसीरुद्दीन महमूद रूल्ड इंडिया फॉर अबाउट 20 years एंड आफ्टर महमूद जो थे बलबन जो है टुक ओवर द थ्रोन. बलबन जो है महमूद के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे. बलबन वाज नॉट दैट केपेबल टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द स्टेट और इस तरह जो है वो स्लेव डायनेस्टी का हम देखते हैं कि डाउनफॉल शुरू होता है और दूसरी डायनेस्टीज़ जो हैं वो पावरफुल होने लगती हैं इस रीजन में. ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन जो है वो स्लेव डायनेस्टी को ओवर पावर करता है. Khiljis overpowered the slave dynasty. Malik Feroz was the founder of Khilji dynasty. He was the high-ranking official under the slave dynasty. बलबन के जो सक्सेसर होते हैं they were not capable enough and Malik Feroz took an advantage of that and in 1290 he declared independence from the slave dynasty and announced himself the ruler of Delhi. He took the title of Jalaluddin Feroz Shah.
खिलजी जो थे बेसिकली दे वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, लेकिन ये अफ़गानिस्तान में रह रहे थे काफ़ी टाइम से, तो इन्होंने अपने जो है वो कस्टम्स और मैनर्स डेवलप किए हुए थे। दोज वर डिफरेंट फ्रॉम तुर्क्स। यहाँ से जो है बेसिकली रूल आपका शिफ्ट होता है फ्रॉम तुर्क्स टू सेंट्रल एशियंस, दोज वर Afghans. Later on, Jalaluddin killed by his son-in-law Alauddin Khilji and he became the new ruler of this region. अलाउद्दीन ने बेसिकली कुछ एडवांसमेंट की अपने दौर में, लाइक रेवेन्यू रिफॉर्म्स की, मार्केट कंट्रोल रेगुलेशंस वगैरह की, इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ खिलजी रूल. हावेवर आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी, his house was divided in different camps and resulted in the ultimate collapse of the Khilji dynasty. तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी डायनेस्टी हमारे पास आती है, एंड दैट इज़ तुगलक डायनेस्टी. Tughlaqs were a family of Turkish origin. ये बेसिकली एक टर्किश ओरिजिन फैमिली थी, ठीक है. दी तुगलक प्रोवाइडेड 3 रूलर्स, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फेरोज शाह तुगलक. गयासुद्दीन तुगलक जो थे, इनका दूसरा नाम जो है वो गाजी मलिक था. ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये थे कौन. ही वॉज बेसिकली अ टर्किश स्लेव ऑफ द खिलजी डायनेस्टी एंड आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ द लास्ट खिलजी रूलर ही सीज पावर एंड एस्टैब्लिश द तुगलक डायनेस्टी. देखिए, गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो एक स्लेव थे खिलजी डायनेस्टी के अंदर. ओवर टाइम ही रोज थ्रू द रैंक्स एंड इवेंचुअली बिकेम अ नोबल मैन विद इन द खिलजी एडमिनिस्ट्रेशन एंड दिस इज़ हाउ ही गॉट पावर इन द खिलजी डायनेस्टी, राइट. अच्छा, तुगलक डायनेस्टी के दौरान क्या होता है कि जो बंगाल है, उड़ीसा है और वरंगल का जो एरिया है, ये भी जो है वो मुसलमानों के कंट्रोल में आ जाता है. और फिर इनके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद इनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो यहाँ के नेक्स्ट रूलर जो है वो बन जाते हैं. अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, ही वॉज प्रूव टू बी एन इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर एंड हिज रीन लेड टू सिविल वॉर इन द रीजन्स. तो ये इसकी वजह से जो है इसकी वजह से जो है तुगलक डायनेस्टी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती है. और इसी दौरान जो है वो तैमूर इन्वेजन भी होता है 1398 को, बिकॉज द वेल्थ ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड तैमूर एंड ही अटैक्ड इंडिया एज वेल. तैमूर कौन थे? बेसिकली तैमूर वॉज द रूलर ऑफ समरकंद. समरकंद इज़ बेसिकली एन एरिया इन दी सेंट्रल एशिया जहाँ पे ये रूल करते थे. एंड ही इन्वेडेड नॉर्दर्न इंडिया, अटैक द दिल्ली सल्तनत रूल्ड बाय नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक. और उस वक्त जो है वो बेसिकली जब इन्होंने अटैक किया था तो उस वक्त नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक जो है वो यहाँ पे रूलर थे. फाइनली इन 1414 जो है तुगलक डायनेस्टी एंडेड एंड खिज़र खान इस्टेब्लिश दी सैयद डायनेस्टी. तो अब हम बेसिकली सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे. तैमूर ने जब इन्वेड किया इस रीजन को तो खिज़र खान वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान एट दैट टाइम एंड ही जॉइंड forces with him. As a reward, when Taimur left the area, he made Khizr the governor of Lahore, Multan and Dipalpur. जब तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर की डेथ हुई उसके बाद 1412 में दौलत खान लोधी एंड खिज़र ट्राई टू बिकेम द रूलर of Delhi, but in 1414 Khizr emerged victorious in the battle and established rule in Delhi. He chose to rule in the name of Taimur. Then in 1451 Behlol Lodhi took control of Delhi and became the ruler, and this is how we saw the end of the Sayyid dynasty. Next हम अब पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी के बारे में. बहलोल लोधी जो थे बेसिकली ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी. एंड लोधी के बारे में कहते हैं कि ये फर्स्ट एंड ओनली अफ़गान डायनेस्टी है जो साउथ एशिया को रूल करती है, एक्सेप्ट शेरशाह सूरी हु आल्सो रूल दिस रीजन. जब सैयद की पावर जो है वो वीक होने लगी तो ही फर्स्ट टेक कंट्रोल ऑफ पंजाब एंड लेटर दिल्ली को इन्होंने कैप्चर किया. बहलोल की डेथ हो जाती है फिर इन 1489 और सिकंदर शाह जो है वो नेक्स्ट रूलर होते हैं आफ्टर हिम. ही वाज द मोस्ट केपेबल लीडर इन दी लोधी डायनेस्टी. इन्होंने ना सिर्फ जो रिबेलियंस थी इनके अगेंस्ट उसको सप्रेस किया बल्कि
एक फेयर एंड जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इंडिया में ये कायम करते हैं। इन्होंने आगरा जो एक फेमस सिटी है उसकी बुनियाद रखी। फिर इनकी डेथ के बाद जो है वो हम देखते हैं कि एक वॉर ऑफ पावर जो है वो होती है इनके बेटों में, विच इवेंचुअली लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द लोधी रूल। फिर इन 1526 जो है वो इब्राहिम लोधी एंड बाबर दी मुग़ल एम्परर, इनके दरमियान जो है वो बैटल ऑफ पानीपत होती है एंड लोधीज वाज डिफीटेड इन दैट वॉर। और यहाँ फिर सल्तनत एरा जो है वो हम देखते हैं कि ख़त्म हो जाता है। हमने देखा दिल्ली सल्तनत रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 1206 to 1526। Qutbuddin Aibak's accession to power in 1206 after the death of the last Ghaznavid ruler in the Battle of Tarain, the Sultanate witnessed the rule of various dynasties including the Slave dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, then Sayyid dynasty and last Lodhi dynasty. Then in 1526 the Delhi Sultanate effectively came to an end with the first battle of Panipat, where Babur, the founder of the Mughal Empire, defeated Ibrahim Lodi, the last ruler of the Lodhi dynasty. उसके बाद then the Mughals established their rule in India, marking the beginning of a new era in Indian history. Therefore, the Delhi Sultanate lasted for approximately 320 years from 1206 to 1526. सो इन नेक्स्ट एपिसोड हम जो है वो मुग़ल एम्पायर को कवर करेंगे। आज का ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। अपनी राय आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।